चीन का इलाज अगर किसी के पास है तो वो है हिंदुस्तान। जानता है भारत की ड्रैगन को कैसे सबक सिखाना है, कैसे उसे मात देना है, कैसे उसकी दुखती नसों पर हाथ रखना है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आपका स्वागत है। 100 दिन बीत चुके हैं चीन और भारत के बीच स्टैंड ऑफ को हुए, लेकिन चीन अड़ा हुआ है कि हम डेप्सांग और पैंगोंग से पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने भी कसम खा ली है कि तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही समझाया जाएगा। भारत ने चीन की कौन सी दुखती रग पर हाथ रखा है आपको बताएंगे। कैसे चीन का यार पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है आज वो भी बताएंगे। लेकिन उस सबसे पहले अपने आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। आज के बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो एक्सपर्ट जिनकी निगाहों से आप इस मुद्दे को एकदम पानी की तरह समझ सकते हैं। मेजर जनरल आर.के. अरोड़ा हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ हैं और अनिल त्रिगुनायत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक। सुनील अलग इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर राजन कुमार SIS JNU के भी हमारे साथ वो होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और एक इल्तजा ये कि अगर शुरुआत में 1 मिनट के आसपास में आप सारगर्भित उत्तर रखेंगे तो सबके पास जाने में और डिस्कस करने में मुझे आसानी होगी। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको यह अहम खबर बता दूं। चीन के इतिहास में सबसे बुरी खबर, अमेरिका का चीन को खत्म करने का प्लान। भारत के करीब सबसे घातक परमाणु बॉम्बर तैनात डिएगो गार्सिया। इंडियन ओशन में ये एक छोटा सा एटॉल है, एक छोटा सा प्रवाल द्वीप है जिसमें B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर तैनात कर दिए गए हैं। एक बार में 16 परमाणु बम ले जाने की क्षमता है इस बॉम्बर में। लद्दाख में चीन के परमाणु मिसाइलों का जवाब मिला है एक तरीके से। और 29 घंटे की यात्रा करके डिएगो गार्सिया पहुंचा है ये स्पेशल बॉम्बर। अमेरिका के मिसौरी एयरफोर्स बेस से डिएगो गार्सिया पहुंचा है ये बॉम्बर। और इसको लेकर चीन में खासी खलबली है। एक बार में 16 परमाणु बॉम्ब ले जाने की क्षमता रखने वाला यह स्टील्थ बॉम्बर डिएगो गार्सिया में तैनात कर दिया गया है। और इसके बाद चीन ने कहा है हम अपने दोस्तों के साथ उनकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लद्दाख में स्टैंड ऑफ के खत्म नहीं होने की वजह से अमेरिका ने अपने स्पेशल बॉम्बर को तैनात किया है डिएगो गार्सिया में। चोरी और उस पर सीना जोरी किसको कहते हैं, अगर आपको यह समझना है तो आइए इस इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स की तरफ और आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से अपनी करनी अपनी करतूत हिंदुस्तान के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश चीन कर रहा है। चीन के हिंदुस्तान में जो राजदूत हैं उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा दुश्वारी और कॉम्प्लिकेटेड होने से बच सकती है अगर हिंदुस्तान चाहेगा। 100 दिन हो गए हैं, 100 days are over। अभी तक स्टैंड ऑफ कायम है। इसके लिए जिम्मेदार एक तरीके से चीन ने हिंदुस्तान को बताने की कोशिश की है। पहले दिन से आज तक चीन की तरफ से जो बयानात आए हैं उनमें हमेशा ये दिखाने की कोशिश की गई है, गलवान झड़प के बाद भी आपने ये ध्यान दिया होगा कि इसके लिए तो हिंदुस्तान जिम्मेदार है, हिंदुस्तान जिम्मेदार है। हिंदुस्तान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरजमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने के बावजूद ये बयानात आ रहे हैं। जरा देखिए ये किस तरह की हिमाकत है और कितनी बड़ी बेशर्मी है। जरा देखिए, भारत चीन और विदेश मंत्रियों की फोन पर बात। मैं आपको यह बता रहा हूं कि क्या कोशिशें इस दौरान की गई हैं भारत और चीन की तरफ से, और उसमें भारत ने कितनी जेन्युइन कोशिशें की हैं और चीन ने कितनी नकली कोशिशें की हैं। और उसके बाद जो बयान दिया है उसमें यह दिखाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान की तरफ से गुंजाइश रह गई, वरना हम तो इस मामले को कब का सुलझा देते। हिंदुस्तान चाहे तो यह मामला और जटिल होने से बच सकता है। हिंदुस्तान की तरफ से बहुत कोशिशें हुई हैं। पहली बार भारत चीन विदेश मंत्रियों की फोन पर बात हुई 17 जून को। ये गलवान की झड़प के बाद का मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसके पहले तो आप देख ही रहे हैं कि बातचीत करना वहां पर लोकल लेवल पर, जहां पर ये मिलिटरीली ये टेंशन बढ़ा था, वहां पर तो ये बातचीत चल ही रही थी। एक बार NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बात हुई थी 5 जुलाई को। और उसी के बाद हमने ये देखा था कि डिसएंगेजमेंट और डिस्कलेशन में तेजी दिखाई दी थी। लेकिन क्यों कुछ जगहों से वो पीछे नहीं हट रहा है। भारत चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग भी हुई 23 जून को। अगला दिखाइए, भारत की तरफ से किस तरीके से जेन्युइन कोशिशें होती रही हैं। 2 बार संयुक्त सचिव स्तर पर WMCC की बैठक हुई है, 24 जून को और 10 जुलाई को। अगला दिखाइए, 5 बार लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर की बात, और ये घंटों चलती है बात, पूरे दिन चलती है।
चीन की तरफ से थकाने की कोशिशें होती हैं। 17 जून, 22 जून, 30 जून, 14 जुलाई, 2 अगस्त को ये 100 दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, हिंदुस्तान की तरफ से कितनी जेन्युइन कोशिशें हुई हैं, चीन की तरफ से सिर्फ दिखावे के लिए कोशिशें की गई हैं, बताने के लिए कि हम चाहते हैं कि हम इस बातचीत में पार्टिसिपेट करें, लेकिन असल में वो क्या करता रहा है। 4 बार मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई है, 16 जून को, 17 जून को, 18 जून को और 8 अगस्त को। किस लेवल पर कितनी बातें हुई हैं, कितने दफे बात हुई है, कितने दफे बात हुई है, ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। और चीन केवल इस दौरान दिखावे की कोशिशें करता रहा है और ठीकरा हिंदुस्तान के ऊपर फोड़ता रहा है। आपको वो ट्वीट दिखाता हूं मैं जो बेशर्मी की हद है। जरा देखिए, ये सुन वेडोंग हैं, भारत में चीन के राजदूत हैं, और वो कहते हैं, हैज दिस जुलाई इशू ऑफ आवर एम्बेसी मैगजीन चाइना इंडिया रिव्यू एंजॉय एंड लर्न अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन चाइना एंड चाइना इंडिया रिलेशंस। और इसी में वो ये भी कहते हैं कि किसी भी देश के, 2 देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव लाने का ठेका चीन ने लिया हुआ है और ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ता है। अगला देखिए, ये अगला ट्वीट दिखाइए प्लीज। ये जी रोंग है जो कि प्रवक्ता है यहाँ पे जो दूतावास है उसके, और इट इज होप्ड दैट द इंडियन साइड कैन मीट द चाइनीज साइड हाफ वे। थोड़ा हम चलें, थोड़ा तुम चलो, और बीच में जाकर कहीं हम इस गुत्थी को सुलझाते हैं। Refrain from any action that will complicate the border situation and create favorable condition for maintaining peace and stability in the border areas and healthy development of bilateral relationship। आप देखिए ये कितना बड़ी हिमाकत, कितनी बड़ी जुर्रत, कितनी बड़ी गुस्ताखी है कि इतना सब करने के बाद यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान अगर इस मामले को सही तरीके से टैकल करता तो स्थितियां दूसरी हो सकती थी। 100 दिन डोकलाम के बाद, 73 दिनों के बाद ये सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ का वक्त कहा जा सकता है। 62 के बाद ये सबसे बड़ा तनाव कहा जा सकता है, और उसमें और भड़काने वाला, एक तरीके से जख्मों को और कुरेदने वाला ये बयान आया है। दिखाने की कोशिश ये की गई है कि हम तो सदाशय हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान भी ऐसा करेगा? हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों को मैं रुख करता हूं। सबसे पहले कर्नल दानवीर, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये जले पर नमक नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल जले पर नमक है, और ये चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम तो शांत प्रिय हैं और हिंदुस्तान की वजह से ये सारा तनातनी चल रही है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है दुनिया को, या वो लोग जो ये चीज़ सुनना चाहते हैं कि ये मोदी का हिंदुस्तान है, वरना हम इस प्रकार की कार्रवाई तो पहले भी बहुत करते रहते थे, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई, हम अपना काम करके चले जाते थे और उसके बाद में ज़िंदगी नॉर्मल मामूल की तरह चलती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि ये इतनी तनातनी हो गई? ज़रूर कुछ ना कुछ हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कार्रवाई हुई है। तो ये दिखाने की जो कोशिश है, मेरे ख्याल से ये एक वरीसम फैक्टर है, और इस चीज़ को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए जब हम इस ओवरऑल सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। तो इस ओवरऑल सिचुएशन के एनालिसिस के समय हमका इसका ध्यान रखना चाहिए। गुरमीत साहब, मैं आपके पास आने वाला हूं, अरोरा साहब आपके पास आऊंगा उसके बाद, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 6:15 बजे हम किस पर बात करने वाले हैं। 6:15 बजे हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा अब जाने वाले हैं सऊदी। रियाद में पहुंचकर वो मनाना चाहते हैं सऊदी अरब को। आखिर पहले ऐसा क्या किया गया था कि अब मनाने की कोशिशें हो रही हैं, और क्या अब वो जो किया गया था उसको अंडू किया जा सकता है? लेकिन उससे पहले ये अहम खबर मैं आपको बता दूं, चीन के लिए ताइवान एक बड़ा खतरा बन गया है। ताइवान के रक्षा बजट में भारी इजाफा दिखाई दे रहा है। कोविड के दौर में भी ताइवान ने रक्षा बजट 10% से बढ़ाया है, और चीन की धमकी के बीच ताइवान का यह बड़ा कदम समझा जा रहा है। 10% का इजाफा तब जब इकोनॉमी वैसे ही कोविड के चलते चरमराई हुई है। घर में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत है, और ऐसे में अगर डिफेंस के ऊपर ज्यादा तवज्जो हो रही है, 10% से बढ़ाया जा रहा है, तो समझा जा रहा है कि चीन की तरफ से आने वाला खतरा इस बार गंभीर है। इसको भी मैं विशेषज्ञों से समझूंगा। अब गुरमीत साहब के पास में चलता हूं। गुरमीत साहब, ये पूरा सिनेरियो किस तरफ इशारा कर रहा है, और इसके बाद हिंदुस्तान के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश, कि आप चाहें तो चीजें कॉम्प्लेक्स होने से बच सकती हैं? इससे बड़ी हिमाकत कुछ हो सकती है क्या? दिनेश जी, जो सच्चाई है वो अलग है, और जो चाइना अपना मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और जो झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहा है वो अलग है। सच्चाई तो ये है कि चाइना शुरू से ही, अप्रैल के एंड से ही उसकी हर हरकत में अग्रेसिवनेस और प्रोवोकेटिवनेस रहा है। हमने देखा है कि किस प्रकार 15 जून की रात को उसने कितना धोखा दिया और ट्रेचरी की, और हमने ये भी देखा है कि उसके बाद भी
इनफैक्ट 15 जून की रात को ही उसने किस प्रकार ट्रीटीज, प्रोटोकॉल और प्रैक्टिस की जो एलएसी पर प्रैक्टिसेस होती हैं उसकी धज्जियां उड़ाई, बिल्कुल। और जो पूरा ट्रस्ट है उनके ऊपर में टूट चुका है। अभी स्थिति इस प्रकार है कि मीटिंग चल रही हैं, टॉक्स चल रही हैं, साथ में डिसएंगेजमेंट भी चल रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं चल रही है जिस प्रकार भारत चाहता है। भारत चाहता है कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, भारत चाहता है कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को, जो 5 मई का स्टेटस था उस पे वापस जाने के लिए। लेकिन इसके लिए तैयार वो नहीं है। वो ये कह रहा है कि हाफ वे आकर हम लोग मिलें, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। ये जो भाषा है सर, ये भाषा क्या कहती है? अरोड़ा साहब से मैं ये समझने के लिए जा रहा हूं। अरोड़ा साहब, इस भाषा में आपने क्या पढ़ा जहां पर यह कहा जा रहा है कि तनाव को कम करने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए जाने की जरूरत है? किसने बिगाड़ा है एनवायरनमेंट? अभी नहीं, 1962 से लेकर अब तक कितने साल हो गए हैं। जो हालात हैं वो अगर चीन चाहता तो उसमें सुधार आ सकता था। आज तक तो उसने कोई मैप्स ही नहीं हमें दिए कि किस बेसिस पे दोनों देशों के बीच में सुलह हो या जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको सुलझाया जाए। अभी देखो 70 साल होने को हैं और फिर भी 22 बार बातचीत हो चुकी है, और वो भी मोदी और शी जिनपिंग के बीच में इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी कि दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन हो। सर, इससे आपकी इस बात पर मैं जोड़ता हूं, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दोनों नेताओं का जो साझा विजन है, शी जिनपिंग और मोदी, उनके विजन में मौजूदा स्टैंड ऑफ को किसी तरह का अवरोध उत्पन्न करने देना नहीं चाहिए। ये क्या बयान है सर? ये आजकल बोल रहे हैं इसको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। कोई भी चीन के खिलाफ कुछ भी बोलता है, चाहे वो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है, वो आजकल इस किस्म की बातें कर रहे हैं ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे या बयानों में। जो पहले कम्युनिस्ट चाइनीज रिजीम बड़ी ब्लैंड सी लंबी लंबी स्टेटमेंट देता था, आजकल ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने लग गए हैं कि दूसरे की निंदा करना, दूसरे को बुली करना, दूसरे का मोरल डाउन करना। ये पता नहीं कहां से इस किस्म का चेंज आया है, और सबको मालूम है। ग्रेट इनसाइट सर, ग्रेट इनसाइट। त्रिगुनायत साहब के पास जाऊंगा, अलग साहब के पास जाऊंगा, आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले ये अहम खबर मैं बता दूं अपने दर्शकों को। भारत के खिलाफ जिनपिंग का पाकिस्तान मॉडल, पाकिस्तान को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है चीन। चीनी नौसेना के साथ दिखी पाकिस्तान की पनडुब्बियां। ऑगस्टा 90B सैटेलाइट इमेज से चीनी साजिश का खुलासा। कराची के बंदरगाह पर तैनात है चीनी युद्धपोत। ऑगस्टा 90B पनडुब्बी परमाणु मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम। पाकिस्तान को 8 पनडुब्बियां जल्द देने वाला है चीन। इस पूरे इलाके में अस्थिरता फैलाने के बाद सुनील अलग साहब, ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा था। ये आप किस तरीके से देख रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट होने के नाते ये पूरी जगह, और यहाँ के जो कह रहे थे कि आजकल वर्ल्ड कनेक्टेड है, वर्ल्ड क्योंकि अब ग्लोबल ट्रेड से एक दूसरे से जुड़ गए हैं, क्या ये कनेक्टेड वर्ल्ड है सर, और किसी को किसी की पड़ी हुई है? सुनील अलग साहब, देखिए, मैं सब जनरल्स लोग बता रहे हैं आर्मी के तरफ, मैं तो कह रहा हूं सिंपली एज अ मैन। देखिए, चाइना हैज ऑलवेज बीन के टू फेसेस, कि उनका एक तरफ है वर्ल्ड ओपिनियन के लिए वो जो मर्जी कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और एक्चुअली जो कर रहे हैं वो दूसरी बात है। शुरुआत से वो जब 1962 वॉर, हिंदी चीनी भाई भाई, दे ऑलवेज बीन कि ऐसा ही रहा है। मोदी जी ने भी ट्राई किया, पहले जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो चीन के साथ दोस्ती का हाथ फैलाया, बट फिर भी वो हमेशा रहेंगे जो कर रहे हैं। अब हमको समझना है, देखिए चीन अब फंसा हुआ है प्राइमरीली अमेरिका के तरफ से। इकोनॉमिकली ट्रंप ने पूरा चीन को बर्बाद करने की कोशिश की है। अब वो क्या करेगा जब वो कोने में है? तो अब इंडिया है, पाकिस्तान तो एक पॉन बना हुआ है चेस बोर्ड पे, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा। जो पाकिस्तान कहेगा नहीं भाई मैं चीन के पॉन नहीं हूं, मैं तो अपना शुरू करूंगा। तो कोई भी वर्ल्ड का आदमी अगर चाइना के बारे में कहे तो हम बिलीव करें, लेकिन चाइना तो खुद इनोसेंस अपना लगाता रहेगा। हमें अपनी जो करनी है वो तो हमें देखना है। देखिए, जो हमको करना है वो हमको देखना पड़ेगा, ये कह रहे हैं सुनील अलग साहब, मशहूर इकोनॉमिस्ट। हम आपके पास लौटते हैं वापस सर, और मैं त्रिगुनायत साहब के पास जाऊं।
उससे पहले एक बार फिर से बता देता हूं कि 6:15 बजे आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हाफता हुआ बाजवा अब पहुंचने वाला है सऊदी अरब के दरबार में। सऊदी अरब जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, सऊदी अरब जहां से पूरे इस्लाम के लिए संदेश जाता है, सऊदी अरब जहां पर हजरत मोहम्मद साहब ने जन्म लिया, उस सऊदी अरब को नाराज करने का जोखिम उठाया है बाजवा ने और उसके सिपह सलारों ने। अब मनाने के लिए शाह महमूद कुरैशी के दिए हुए बयान को अंडू करने के लिए दौड़ लग रही है। लेकिन उससे पहले त्रिगुनायत साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं। ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए सुन वेडोंग की तरफ से, वीरोंग की तरफ से, ये दिखाते क्या है कि कितना भी गलत कहते रहो लेकिन सामने आने पर जब प्रस्तुत हो या ट्विटर में जब अपने ट्वीट डालो तो वहां बहुत नफीस चेहरा और नफीस बातें कहते रहो, और इस तरह से लोग बेवकूफ बनते रहेंगे क्या? प्रोफेसर राजन कुमार, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, त्रिगुनायत साहब हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, यही सवाल। जी, देखिए, जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा उसमें बहुत सारी बातें छुपाई जाती हैं, उसमें ज़्यादा छुपाई जाती हैं बातें, कम बताया जाता है। तो हमें डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चीन जो स्टेटमेंट देता है और चीन को जो एक्चुअल पॉलिसी है उसको हमने पहले भी देखा है और ज़्यादातर स्टेट ऐसे ही बिहेव करते हैं। अभी देखिए, चीन की जो स्थिति है इकोनॉमिकली अगर बात करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, या फिर जो इंटरनल जो डोमेस्टिक फैक्शंस हैं वहाँ पे बात करें, या अमेरिका जिस ढंग से उसको साउथ चाइना सी में घेरने की कोशिश कर रहा है, तो चीन चारों तरफ से बिल्कुल बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। और उसकी पॉलिसी आप साउथ चाइना सी में देखेंगे या ताइवान स्ट्रेट में देखेंगे या हिमालयन बॉर्डर पे देखेंगे भारत के साथ, तो काफ़ी एक अग्रेसिव पॉलिसी है। उसमें वो अपनी जो उनकी नीतियाँ जो फेल कर रही हैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन का जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है उसको हमको सीरियसली नहीं लेना है। लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जहाँ के हमारे एम्बेसडर जो विक्रम मिस्री साहब हैं उनका डायलॉग वहाँ पे शुरू हुआ है। जो लियू वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो सेंट्रल कमेटी के जो इंटरलोक्यूटर हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। तो हमें अपने डायलॉग्स भी साथ में रखने हैं, हमें अपनी तैयारी जो है एक लंबी तैयारी करनी पड़ेगी चीन के साथ। ये संभव है कि दबाव बनाने के लिए चीन दूसरे मोर्चे भी खोल सकता है। तो हमें उस सर, ये एक अहम खबर है जो आपके भी इंटरेस्ट की है और उसके बाद मैं आगे आपको उस खबर की तरफ ले जाऊंगा जो 6:15 बजे जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। पाकिस्तान यात्रा पर न जाएं लोग, अमेरिका ने कहा है। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है कि पाकिस्तान यात्रा पर ना जाएं। अमेरिका ने अपने नागरिकों से अपील की है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कोविड और आतंकी हमले का डर जताया है। पाकिस्तान में आपात स्थिति का अंदेशा जताया गया है और यह कहा गया है कि वहां के नागरिक पाकिस्तान जाने से रिफ्रेन करें, बचें। क्यों कहा गया है ऐसा? कोविड तो बहुत दिनों से चल रहा है। इस समय इस एडवाइजरी का मतलब क्या है? क्या कोई इंपेंडिंग खतरा देखा जा रहा है? क्या एबटाबाद जैसा कुछ हो सकता है? क्या आने वाले दिनों में कोई और सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? क्या हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से अमेरिका ने ये बातें कही हैं? एक क्विक रिएक्शन लेता हूं अरोरा साहब से और उसके बाद आगे चलता हूं। अरोरा साहब, क्या दिखा रहा है ये बयान, ये एडवाइजरी? सबसे पहले तो अमेरिका का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। जरूर इसमें कुछ ना कुछ ठोस बात होगी, तभी ये चेतावनी दी गई है। वैसे आमतौर पे दी नहीं जाती। अगर ऐसी एडवाइजरी दी गई है या तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होने वाला है या सिर्फ पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होने वाला है। सर, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होने वाला है, शी जिनपिंग का लगातार सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में कुछ होने वाला है तो निश्चित रूप से वो अमेरिका जिसने दशकों तक सपोर्ट किया है, दशकों से सपोर्ट किया है, आर्मी अल्लाह अमेरिका जहां पर नारा रहा है, वहां चीन की बढ़ती दखल से जाहिर है अमेरिका भी नाराज होगा। क्या आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से कुछ किया जा रहा है या फिर हिंदुस्तान कुछ करने वाला है और अमेरिका ने इस बात को भांपते हुए अपने नागरिकों को वहां जाने से रोक दिया है? क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये खबर आपके सामने। उधर आपको दिखाई दे रहे हैं सऊदी के मुखिया और इधर आपको दिखाई दे रहे हैं ये, इनमें से क्या मैं इनको पाकिस्तान का मुखिया कहूं, आप तय कीजिए, या पाकिस्तान के मुखिया ये हैं, ये भी आप तय कीजिए। बहरहाल हुआ ये कि कश्मीर मामले में कश्मीर के साथ खुद को जोड़कर दिखाने के लिए असल में पाकिस्तान ने एक गुस्ताखी कर दी। शाह महमूद कुरैशी के जरिए एक बयान दिलवाया गया और उसमें यह कहा गया कि जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन बनाया गया है OIC, उसके जो देश हैं उसमें जनरली सऊदी का डिक्टेट चलता है। वो जो चाहता है उस तरीके से चीजें होती हैं। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार ये चाह रहा है, पिछले साल से ही चाह रहा है, जब से 370 एब्रोगेट की गई थी कि इसको लेकर एक बैठक कॉल की जाए, विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए और एक सख्त संदेश दिया जाए कश्मीर के संदर्भ में भारत को। सऊदी ने कहा नहीं, ये अंदरूनी मामला है, हिंदुस्तान को तय करने दीजिए, हम इसमें नहीं जाएंगे। इस बात से नाराज शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर सऊदी को मंजूर नहीं है तो हम अपनी तरफ से कुछ एक मुल्कों को बुलाएंगे और एक
बैठक करने की कोशिश करेंगे। सऊदी जिसके टुकड़ों पर पलता रहा पाकिस्तान, उसकी यह हिमाकत सऊदी को इसलिए भी रास नहीं आई कि इस्लाम असल में जो पनपा चला वो सऊदी अरब ही है। यहीं के शहर मक्का में वो काबा है जहां हजरत मोहम्मद साहब ने 570 ईस्वी में जन्म लिया था। और इस वजह से आप देख रहे हैं ये जो इंफॉर्मेशन है, एक बार इस पर निगाह डाल लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। सऊदी अरब से जाकर माफी मांगने की सोची जा रही है। हाल ही में जो सऊदी अरब का दूतावास है पाकिस्तान में, वहां पहुंचकर बाजवा गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, बाहर निकलकर यह कहा कि बायलैटरल इश्यूज पर बात हुई। लेकिन असल में यह हुआ कि अंदर जाकर उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा है उसके लिए हमको माफ कर दीजिए, आगे हम इसको अंडू करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब ने अपने पैसे वापस मांग लिए। 3 कुछ करोड़ अरब का जो अरब डॉलर का जो कर्ज है उसमें कहा कि हमको वापस करो। 1 अरब डॉलर करीब चाइना से पैसे लेकर चुका भी दिए गए हैं सऊदी अरब को, लेकिन देखिए टोपी ट्रांसफर कर रहा है चीन। और दूसरी तरफ 6.2 बिलियन डॉलर की जो डील थी वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो फाइनेंशियल डील थी वो कैंसिल कर दी। सऊदी ने 3.2 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांगा और 6.2 अरब डॉलर के आसपास की जो डील थी, फाइनेंशियल डील, वो रद्द कर दी। अब नाराज मालिक को मनाने के लिए बाजवा जा रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से उधार लेकर सऊदी अरब को पैसे दिए हैं। अब ये इंफॉर्मेशन आपको बता रही है कि असल में अब पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। और शाह महमूद कुरैशी, उनके 2 एजेंडे हैं। एक तो वो अपने आप को इमरान का समकक्ष दिखाना चाहते हैं और दूसरे वो बाजवा के इशारे पर ज्यादा नाचकर इमरान से ज्यादा नंबर अपनी आर्मी के सामने बनाना चाहते हैं। और इसलिए बाजवा ने सिर्फ इशारा कहा था कि सऊदी अरब को बोल दो कि अगर उसको मंजूर नहीं है तो हम कतर के साथ, मलेशिया के साथ, ईरान के साथ और तुर्की के साथ एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें हमको फिर OIC की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस बात को सऊदी अरब ने जब भांपा तो उसने कहा अब पाकिस्तान को औकात दिखाई जाए। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जाकर रियाद में मना पाएगा अपने आका को? यह है वो जगह, यहां से पवित्र इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहां पर जाहिर है यहां से चलने वाला संदेश पूरी दुनिया में इस्लाम के लिए सर्वोपरि संदेश होता है। इस जगह को नाराज करने के बाद, मक्का को, सऊदी अरब को नाराज करने के बाद क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि वो इस्लामिक कंट्रीज में अपना संदेश देता रहेगा और उस संदेश को इस्लामिक कंट्रीज मानती भी रहेंगी? जाहिर है नहीं। यहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं, आपको याद होगा माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, जफरुल इस्लाम, उनका एक बयान कि अभी तक तो हमने अपनी बातें अरब कंट्रीज से नहीं कही हैं। अब देखिए अरब कंट्रीज किस तरीके से ट्रीट कर रही हैं उन लोगों को जो ये समझते हैं कि जब हम गुहार लगाएंगे, जब भी जिस भी तरह की गुहार लगाएंगे, सऊदी अरब दौड़ा चला आएगा। यह एक बहुत बड़ा संदेश है और इस बात को लेकर मैं अपने मेहमानों का रुख करना चाहता हूं। अब ये क्या दिखा रहा है और क्या इससे ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्रीज के फोरम में उसकी औकात दिखा दी गई है? कर्नल दानवीर। देखिए, पाकिस्तान ने जिस प्रकार से ये हरकत करी है, ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक अजीब सी स्थिति पैदा होती जा रही है जब से चाइना और ईरान के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। और चाइना और ईरान के बीच में नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ रही हैं कि उससे अमेरिका थ्रेटन हो रहा है और उस थ्रेट की वजह से सऊदी अरेबिया का थ्रेटन होना, सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान से चिढ़ना बहुत ही लाजमी है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना जियोपॉलिटिक्स को मनूवर कर रहा है इस पूरे इलाके में, वो अमेरिका के फ़ायदे में नहीं है, वो सऊदी अरेबिया के फ़ायदे में नहीं है और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के फायदे। गुरमीत साहब के पास आपने जो कहा जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस नए इमर्ज हो रहे हैं, दानवीर साहब, इसको लेकर मैं आगे चलता हूं कि क्या जो अभी हो रहा है, कहते हैं देयर इज नथिंग परमानेंट इन वर्ल्ड रिलेशंस। क्या गुरमीत साहब ये जो सऊदी अरब का रुख है पाकिस्तान की तरफ, इसको पाकिस्तान अंडू कर सकता है अब जाकर माफी मांगकर? पाकिस्तान ने तो गलतियां और ब्लंडर पे ब्लंडर ही करता जा रहा है। इतना बड़ा मुंह खोला है और अभी माफी मांगने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान हर पहलू पर, हर चरण पर फेल ही हुआ है। उसने एक चाइना से पैसे लेकर सऊदी अरेबिया का जो डिफॉल्ट था पैसे वापस करने का, उसमें एक खेल खेलने की कोशिश की है। लेकिन वो अभी चाइना के प्रॉक्सी में, चाइना के कर्ज में बुरी तरह डूब गया है। और अभी सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज फैसला कर ले सऊदी अरब कि वहां एम्प्लॉयड जितने पाकिस्तानी हैं उनको वापस भेजा जाएगा,
6.2 अरब डॉलर की यह डील कैंसिल हो गई। ये कितना बड़ा झटका हो सकता है? क्या इस बात को भांप लिया गया है? ये मैं प्रोफेसर राजन कुमार के पास लेकर जा रहा हूं। प्रोफेसर राजन, मुझे ये समझाइए कि कितना बड़ा नुकसान होगा अगर सऊदी वाकई नाराज हो गया है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी जो इस्लामिक वर्ल्ड में आप देखेंगे तो लीडरशिप का लोग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। अब पाकिस्तान चूंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जो कि ऐसी भी एक लूज ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई बहुत ही इफेक्टिव पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ कंट्री हैं, मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की, ये एक ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे कश्मीर जैसे इशू को वो रेज करना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन विद इन दैट पैराफ्रेनेलिया नहीं हो सकता है क्या सर? नहीं, उसमें नहीं हो सकता है। वो अलग से करना चाहते हैं जिसमें कि उनका एक कोहेरेंट ग्रुप होगा, वो अलग होगा। तो उसके कारण से वहाँ पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो करने की कोशिश कर रहा है उससे सऊदी अरेबिया बिल्कुल खुश नहीं है। इसी कारण से उन्होंने जो लोन दिए थे 3.2 बिलियन का जो क्रेडिट दिया था, जो कि वो अपने तेल खरीदते थे, उसको वो बोला कि हम अब वापस दीजिए। 1 बिलियन उसने। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर कि सिर्फ औकात दिखाई जा रही है पाकिस्तान को, या ये नाराजगी है और ये नाराजगी आगे भी कायम रहेगी? त्रिगुनायत साहब, इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये अहम खबर बता दूं, चीन को बुरी तरह से परास्त करने में जुटा हुआ है अमेरिका। स्लोवेनिया में चीनी कंपनी हुआवी को लग सकता है झटका। 5G नेटवर्क से स्लोवेनिया भी हुआवी को कर सकता है बाहर। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो स्लोवेनिया के दौरे पर हैं। स्लोवेनिया को चाइनीज कंपनियों से दूर करने की कोशिश हो रही है। तो जहां से अपने आप यह हो रहा है वहां पर अपने आप किया जा रहा है, और जहां इसके लिए कोशिशें करनी पड़ रही हैं, खुद माइक पोम्पियो उन जगहों का दौरा कर रहे हैं। ये वर्ल्ड सिनेरियो में किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं? त्रिगुनायत साहब। अनिल त्रिगुनायत साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और 6:30 बजे मैं किस पर बात करने वाला हूं वो भी आपको दिखा दूं। 6:30 बजे हम ये बात करेंगे कि इकोनॉमी के लिहाज से एक के बाद एक चोट देना भारत की तरफ से चीन को जारी है। चीन का इलाज मोदी के पास है, बगैर शोर किए कैसे थप्पड़ मारे जा रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा 6:30 बजे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से त्रिगुनायत साहब के पास चलने की कोशिश कर रहा हूं। त्रिगुनायत साहब, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान से यह नाराजगी वक्ती है क्या सऊदी अरब की, या ये एक लंबी नाराजगी है और इसके असर देखने को मिलेंगे? देखिए, सऊदी अरेबिया पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की कई हरकतों को देखता रहा है, लेकिन जैसा काफी लोगों ने कहा है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के लिए ही बने एक तरह से। तो सऊदी अरेबिया पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में पाकिस्तान ने अभी तक कोई डायरेक्ट रोल नहीं लिया है। आप जानते हैं जनरल राहील शरीफ जो पुराने पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, वो आजकल एक अलायंस की जो उनकी एक सेना है उसको हेड कर रहे हैं वहां पे सऊदी अरेबिया में। तो इनके रिश्ते जो हैं वो काफी नाजुक हैं, काफी क्लोज हैं। लेकिन इमरान खान चूंकि होशियारी ज्यादा दिखा रहे हैं, और वो भी शायद आर्मी के कहने पर, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इनकी जो और थोड़ा सा मिल जाए। इनकी आदत यह है कि थोड़ा सा दिखा करके और न्यूसेंस वैल्यू को अपनी किस तरह डेवलप करें, यही आशा। जब इसी तरह से उन्होंने अमेरिका से लाभ उठाया, इसी तरह चीन के साथ लाभ उठा रहे हैं, इसी तरह टर्की के साथ में। तो ये पाकिस्तान अपनी न्यूसेंस वैल्यू को एनकैश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जान गया है कि OIC में अब भारत की खिलाफत इतनी ज्यादा है जम्मू कश्मीर वगैरह के मामले में, लोगों में अब वो बात नहीं रही, क्योंकि पिछले 1964 से 69 से लेकर के और आज तक सिर्फ यही बकवास करते रहे। दूसरा, आपको पता है जब सुषमा स्वराज जी को OIC में बुलाया गया था, उसके बाद पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए। उन्होंने काफी कोशिश की कि UAE ना बुलाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये धमकी है एक तरह का, लेकिन चूंकि ग्वादर पोर्ट में भी $20 बिलियन का उन्होंने सऊदी अरेबिया डेवलप करना चाहता है वहाँ पे, तो ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरेबिया ना कहीं जा रहा है ना पाकिस्तान कहीं जा रहा है। तो इसको हम लोगों को एकदम नहीं दिखना नहीं चाहिए कि ये एकदम खत्म हो गया। ठीक है सर, मैं ये इसमें एक क्विक कमेंट ले लेता हूँ सुनील अलग साहब से। सुनील अलग साहब, इसमें मेरे को ये बताइए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कोऑपरेशन के लिए, इसमें जो एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से, ये भी तो सऊदी देख रहा होगा। ये नाराजगी लंबी चलती दिखाई देती है क्या आपको? बहुत ही लंबी चलेगी, लेकिन आप अंडरस्टैंड करें चीन की पॉलिसी क्या रही है पिछले 5 साल से। उनके पास 2 चीज, बहुत पैसे हैं, तो जहां भी है वो क्रेडिट देते हैं पहले, और जब वो देखो 5 साल 10 साल, इमरान खान तो सोच रहा है मैं 4 साल के लिए हूं, पूरा क्रेडिट देके पूरा अपना देश को फिर इलेक्ट हो जाऊंगा।
वो जब पैसे नहीं दे सकते हैं तो वो ओनरशिप चीन के पास चली जाती है, चाहे वो डैम बनाए, चाहे वो रास्ता बनाए, चाहे वो एयरपोर्ट बनाए। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पैसा देते रहें, लोन देते रहें, और उनको मालूम है कि आप नहीं दे सकते तब हम हड़प कर लेंगे पूरा देश को। अब ये पाकिस्तान को देखना चाहिए। और देखिए, सऊदी तो बहुत ही अमीर कंपनी है, यू कैन नॉट फूल अराउंड विद सऊदी। और जो पाकिस्तान बिल्कुल चीन के आ रहा है बिल्कुल पास, क्योंकि चीन जितना पैसा चाहिए आपको मैं दे रहा हूं। अब इनको सोचना चाहिए कि 3 साल के बाद तो फिर अगर ऐसा था तो पूरा कर्ज चुकाने का पैसा देता ना। $1 अरब क्यों दिया है फिलहाल? फिर चुका देता पूरा। $3.2 अरब जो है पूरा का पूरा दे देता। वो फिर ऐसा क्यों हुआ? अभी इतना ले लो, बाद में आगे, मतलब ये टुकड़े फेंके जा रहे हैं और उधर अपना थूका हुआ चाट रहा है। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये एक अहम खबर मैं आपको बता दूं। ये अहम खबर किस तरीके से भारत उन सारे चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है जो चाइना के साथ उसके टाई के तौर पर देखे जाते रहे। और ये सबसे बड़ी मार जो चाइना समझता है वो ताकत की मार है, और आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत पैसा है। इससे कौन इनकार कर सकता है? इसलिए यह तय किया गया है कि अब टैंकर पर टक्कर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये इशारे देने शुरू किए थे कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो असल में एक बहुत व्यापक परिभाषा उन्होंने देने की कोशिश की थी एक छोटे से टर्म में। आत्मनिर्भर, हर एक वो जगह जहां किसी तीसरे की मदद हम लेते थे, दूसरे की मदद हम लेते थे, वहां हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, लेकिन हम करेंगे। और उसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि इसके ऊपर जितने भरोसे किए गए, इसके साथ जितनी वार्ताएं की गई, इसकी तरफ जितना दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, उतना ही लंबा खंजर पीछे से आया। लिहाजा अब यह चेहरा काबिल एतबार नहीं रह गया। तय यह किया गया है कि अब टैंकर पर टक्कर होगी। स्टेट ओन्ड जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, मतलब भारत सरकार की तरफ से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, जो तेल के कारोबार में हैं, उन्होंने तय किया है कि वो टैंकर्स और वेसल्स जो चाइना की तरफ, जिसमें किसी भी तरह की हिस्सेदारी है चाइनीज कंपनी की, चाइनीज कंपनी खुद चला रही है, किसी के जरिए चलवा रही है, यहां तक कि अगर थर्ड कंट्री का फ्लैग भी है उसके साथ, मतलब चाइना किसी तीसरे के जरिए अगर वो अपने वेसल्स और अपने टैंकर चलवाना चाहता है, तो अब हिंदुस्तान उसको भी डिस्करेज करेगा। और धीरे धीरे ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इन टैंकर्स को, इन वेसल्स को इस्तेमाल करना बंद कर देंगी। जाहिर है एक के बाद एक कई फैसले लिए जा रहे हैं। चीन से संबंधित किसी भी जहाज को एंट्री नहीं दी जाएगी, किसी भी जहाज को जो तेल ढोकर ला रहा होगा उसको रोका जाएगा। और ये क्लियर कर दिया गया है ट्रेडर्स को और सप्लायर्स को कि आप अगर चीन के वेसल्स के जरिए हमको माल भेज रहे हैं तो माफ कीजिएगा, अब हम नहीं लेंगे, तेल नहीं लेंगे। चीनी ऐप्स पर आप जानते हैं भारत ने पहले से पाबंदी लगाई। राखी के समय 5,000-4,000 करोड़ के आसपास की राखियों का धंधा अकेले होता था एक दिन में। चाइना का एक ही दिन में एक बड़ा थप्पड़ लगा है चीन के गाल पर। और अब क्रमशः आप देख रहे हैं कई ठेके रद्द किए जा रहे हैं, सरकारी ठेके रद्द किए जा रहे हैं, टेंडर्स रद्द किए जा रहे हैं। और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चीनी कंपनियों को एक तरीके से यहाँ जो स्वतंत्रता मिली हुई थी कारोबार की, उस स्वतंत्रता पर उतना जरूरी अंकुश लगाया जाए कि उसको चीन को समझ में आए कि यहाँ पर कुछ भी करते हुए वो साथ में बॉर्डर में टेंशन क्रिएट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको यह भी मालूम होगा कि हाल ही में एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो चाइनीज ओरिजिन का है और जो 1,000 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार में लिप्त था। यह भी हैरानी है कि जब पहले 2018 में उसको गिरफ्तार किया गया था तो उसको छोड़ कैसे दिया गया? फिर छूटने के बाद उसने फिर से हवाला रैकेट शुरू किया। वो यहाँ तिब्बती क्या कर रहे हैं, इस पर एस्पियोनेज कर रहा था, इस पर जासूसी कर रहा था। वहां नेपाल के जरिए वो आया था, मणिपुर में भी गया था, दिल्ली में द्वारका और यहाँ गुड़गांव में भी रहता था। इन तमाम जगहों पर रहकर उसने क्या जानकारियां इकट्ठा की हैं और वो हिंदुस्तान को किस तरह का नुकसान पहुंचाना चाहता था। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस बारे में जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से वो प्राइवेट कंपनीज हों या सरकारी कंपनियां, हीरो साइकिल ने मसलन 900 करोड़ का जबरदस्त झटका दिया। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बात आगे अब यहां से कहां जाती हुई नजर आ रही है। अब सुनील अलग साहब, इकोनॉमी की चोट हमने अभी तक कितनी दी है और उससे चीन को कितना फर्क पड़ा होगा, ये हमको और कितना आगे ले जाना पड़ेगा? अब देखिए, जो आप पूछ रहे हैं इकोनॉमी के तरफ से, एक चीज है, मोदी जी ने ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ब्लाइंडली सब बैन कर दो। अब जहां जहां उन्होंने कहा है भारतवर्ष में अपने आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, पहले वो ले लो। अगर आप इंपोर्ट कर रहे थे, अगर कम दाम पे भी मिल रहे थे, बहुत देश हैं दुनिया में, आप थोड़ा ज्यादा पैसा देके आप वहीं से खरीदो, चाइना से मत खरीदो। अब ये टाइम लगेगा, 1-2 साल लग जाएंगे, बट धीरे धीरे चाइना को भी मालूम है कि भाई साहब अभी आप जल्दी से सोच लीजिए कि आप कहां जा रहे हो, क्योंकि इंडिया का रास्ता बिल्कुल खुल गया। अब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल वो जा रहे हैं एक तरफ। देखो, पूरे देश में एक तो गवर्नमेंट का टैकलिंग है, एक लोगों का भी है। लोगों में एक जागृति आनी चाहिए कि भाई चीन का प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, मेड इन चाइना नहीं लेंगे।
हमें चाहिए कि मेड इन द वर्ल्ड चाहिए, मुझे मेड इन चाइना नहीं चाहिए। अब जो भी है मेड इन चाइना पीछे लिखा हुआ है। अगर हमको कोई पार्ट मंगवानी है, फैक्ट्री में अभी तक चलानी है, तो वो फैक्ट्री को मत बंद करिए, आप दूसरे देश से वही पार्ट मंगवा लीजिए। और अगर नहीं मिल रहा है तो तब तक 1-2 साल में आप अपना मैन्युफैक्चर करिए। तो देखिए सर, एक अहम बात, एक अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये फॉर द टाइम बीइंग एक संदेश देने की कोशिश है हिंदुस्तान की तरफ से, या लॉन्ग रन में हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए चीन से एकदम अलग कर सकते हैं अपने आप को आज के कनेक्टेड वर्ल्ड में? मुमकिन है क्या? मैं आपसे समझूंगा सर, लेकिन उससे पहले अहम खबर, चीन के खिलाफ भारत के कदम से बौखलाया जिनपिंग। ऑप्टिकल फाइबर पर एंटी डंपिंग टैरिफ बढ़ाया गया। भारत के उत्पादों पर 7.4 से 30.6% तक लगेगा टैरिफ। 14 अगस्त 2020 से लागू होगा नया एंटी डंपिंग टैरिफ। तो एक तरीके से भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को अपने एग्रेशन से काउंटर करने की कोशिश भी कर रहा है चीन। सुनील अलग साहब, देखिए जो कर रहा है, बिल्कुल ये मैं लॉन्ग टर्म तो सोच ही नहीं रहा हूं, मीडियम टर्म में हमारे देश में अगर लोग हाथ दे गवर्नमेंट का, तो मीडियम टर्म, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 10 साल बाद, 2-3 साल के अंदर अंदर हम अपना मैन्युफैक्चर करेंगे और हमारा रिडक्शन कर देंगे। देखिए अमेरिका से जितने मैन्युफैक्चरिंग जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, ताइवान जा रहा है और वियतनाम जा रहा है, और इंडिया को भी वही इंडस्ट्री कैप्चर करनी है क्योंकि लोग जा रहे हैं। अब चीन को यह मालूम हो गया है कि इकोनॉमिकली अमेरिका के बिना हम नहीं सर्वाइव करेंगे, क्योंकि जितने मैन्युफैक्चरिंग है सब, एप्पल अपने पास आ गया है ना। एप्पल तो आप जो आप फोन खरीदते थे मेड इन चाइना, अब मेड इन इंडिया बनने वाला है। लोगों को आप ये कह रहे हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म में हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। मेरे बाकी मेहमान, मैं उनके पास जाऊंगा अपने दर्शकों के सवाल और टिप्पणियां लेकर। अरोरा साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद दानवीर साहब के पास आ रहा हूं मैं। ये रहा सवाल आपके सामने मेरे एक दर्शक का। डॉक्टर राहुल शर्मा कहते हैं चीन एलओसी का गलत इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो खुद खुराफात करे या पाकिस्तान के जरिए करवाए, लिहाजा एलओसी पर हमें और रक्षात्मक और एलएसी पर आक्रामक होना पड़ेगा जहां वो कमजोर है। क्या ये वाकई एक अच्छा सुझाव है अरोरा साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इतने सालों से हम डिफेंसिव पर रहे हैं, बट चीन बाज नहीं आया है। ये हमें अभी से ही हम दिखा रहे हैं। जब से 15 जून को ये खूनी एनकाउंटर हुआ है और चीन ने धोखा दिया है, तब से मैं देख रहा हूं कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बनाई जा रही है। जब तक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं दिखाएंगे, चीन बाज नहीं आएगा। तो डॉक्टर राहुल शर्मा, आपने जो सुझाव दिया, एक्सपर्ट भी उसको सेकंड कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। अगला सवाल, अगली टिप्पणी जल्दी से। सोनू कुमार मिश्रा ये कह रहे हैं दरअसल पाकिस्तान अब ग्लोब से मिट गया है, इसलिए कर्ज पाकिस्तान पर था तो वो चीन का है और इसलिए चीन चुका रहा है, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये दानवीर साहब, ये गजब का तंज है, गजब का सटायर है इसमें कि अब पाकिस्तान एक देश के तौर पर मौजूद ही नहीं है, तो जाहिर है उसकी लायबिलिटी चीन की हो गई है। देखिए, पाकिस्तान के हालात बहुत गंभीर हैं इस समय। पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति बहुत गंभीर है, इकोनॉमिक हालात बहुत ख़राब हैं, फ़ौजी माहौल वहाँ पर स्थिर नहीं है, और उस बीच चाइना का धीरे धीरे कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान और चीन ने बड़ी एक्सरसाइज करी है स्कार्डू में, ले से नॉर्थ वेस्ट इलाके के अंदर। आप बता रहे हैं कि चीन के पनडुब्बियाँ जो हैं कराची बंदरगाह पर दिखी हैं। इसी प्रकार से और भी मिलिट्री कार्रवाई हो रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल चाइना पूरे जोर शोर से कर रहा है और धीरे धीरे आने वाले समय में पाकिस्तान। गुरमीत साहब, इसी पर आपकी टिप्पणी जल्दी से चाहूंगा मैं। क्या वहां की फौज को अब भी इंडिया के विरोध के सेंटिमेंट्स जो हैं उस पर सपोर्ट मिल रहा है, या आवाम ने वो सपोर्ट देना बंद कर दिया पाकिस्तान में अब वहां की आर्मी को? पाकिस्तान के अंदर में जो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान फेल हो चुका है, और उसकी कारण है पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप। ये उनके आवाम को पता लग गया है, क्योंकि हर एक फील्ड के ऊपर में वो फेल हो चुके हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, इकोनॉमी का हो, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक जगह फेल हो चुके हैं। उन्होंने तो, पाकिस्तान आर्मी ने तो पूरे देश को, पूरी जनता को, पाकिस्तान की आवाम को बेच दिया है, चाइना की बेच दिया है। ये बड़ा स्टेटमेंट है सर। एक और सवाल है, जल्दी से ले लें उसको भी। गोपाल जी कहते हैं कि पाकिस्तान पर चीन हावी हो रहा है और अगर भारत को इस दौरान अच्छी नींद आ रही है तो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है। त्रिगुनायत साहब, क्या यह बात सच है कि अगर पाकिस्तान पर चीन का कंट्रोल बढ़ रहा है और हम निश्चिंत हैं तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है? त्रिगुनायत साहब।
देखिए, मैं ये नहीं समझता कि भारत निश्चिंत है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है और ये पहले क्वेश्चन से भी मिलता जुलता है कि हमें दोनों टू फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। हम वॉर चाहते नहीं है, लेकिन जरूरत यह है कि हमें हर से पूरी तरह से तैयार रहना है। और अब चाइना का जो पाकिस्तान है वो एक तरह से एक स्टेट बन गई है, तो जो भी कुछ वहाँ पे दे आर इंटीग्रेटिंग पूरी तरह से उसको, और उनका एक आर्मी का भी एक्सटेंशन पोस्ट बन गया, तो दोनों मिलकर ही करेंगे जब भी होगा। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को विराम दूं, एक अहम खबर आपको बता दूं, अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। तुर्की के साथ अमेरिका ने डिफेंस डील रद्द कर दी है। पाकिस्तान को हथियार बेचने की तैयारी में था तुर्की। यूएस से खरीदे हथियार को पाकिस्तान को बेचता था टर्की। टर्की से 2 साल के लिए डिफेंस डील पर रोक लगा दी गई है और इस तरीके से ये टर्की और पाकिस्तान दोनों को झटका है। और दूसरी अहम खबर ये रही, अमेरिका पर चीन का बहुत बड़ा आरोप। चीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं पोम्पियो। चीन ने कहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मूर्ख बनाने की कोशिश हो रही है, माइक पोम्पियो की योजना होगी फेल, ये कहना है चीनी विदेश मंत्रालय का। चीन और अमेरिका, चीन और पाकिस्तान माफ कीजिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमको एक मुल्क के तौर पर यह तय करना है कि अब हम क्या करेंगे और करते रहेंगे। अड़ी क्योंकि हमें देश की पड़ी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।